सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। खास पेशकश पॉलिटिकल पारा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के अर्जुन कहे जाने वाले अमित शाह ने चुनावी मौसम में ऐसा तीर चला दिया है जिससे सियासी पार्टियों में हलचल मच गई है। अपने चुनावी तीर से अमित शाह ने संदेश दे दिया है और उस पर ज्यादा कुछ होने की संभावना भी दिखाई नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के वक्त नेता इस तरह के बोल क्यों बोलते हैं? क्या वोटर को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति सही है? आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द। अमित शाह उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। उन पर बीजेपी के मिशन 272 प्लस की बड़ी जिम्मेदारी है। वो उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और जब न सिर्फ यूपी में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरनगर दंगा इस चुनाव का एक अहम मुद्दा बन गया है। ऐसे में अमित शाह भला कहां चुप रहने वाले थे? उनके एक बयान ने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया। मोदी के मिशन के कर्णधार अमित शाह के विवादित बयान से फिर गरमाई सियासी राजनीति। आखिर ऐसा क्यों बोले शाह? क्या अपने वोटर को दे रहे हैं पैगाम? बयान पर विपक्षियों को आपत्ति। आखिर कहां जा रही है चुनावी राजनीति? जी हां, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के अर्जुन कहे जाने वाले अमित शाह ने एक बार फिर सियासी फिजा में गर्मी पैदा कर दी है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में मुजफ्फरनगर पहुंचे अमित शाह ने चुनावी मौसम में बदला लेने की बात कही है। अमित शाह ने यहां एक खास समुदाय के लोगों से मुलाकात की और बदला लेने जैसे शब्द का प्रयोग किया। कहा जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी विधायक सुरेश राणा भी थे। अमित शाह ने अपनी बात को इतनी कारीगरी के साथ कहा कि उनका संदेश लोगों तक पहुंच गया। शाह ने अपने बयान को अपमान के साथ तो जोड़ा ही, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। हालांकि समझने वाले सब समझ गए कि अमित क्या कहना चाहते हैं। अमित शाह ने गोली बंदूक की जगह वोट देकर बदला लेने की बात कही। हजारों मुकदमे गलत प्रकार के युवाओं पे, बुजुर्गों पे ठोस दिए गए। आप सब इससे सहमत है क्या? सहमत है? उसका बदला देने का जो समय है वो अब लाठी गोली का समय नहीं है। मुगलों का जमाना था जब तलवारें तीरे चलते थे और बदला लिया जाता है। अब बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। बटन सही जगह पे दबाओगे तो जिन्होंने ये काम किया है उनको अपनी जगह बताना। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नवरात्र में जब लोग अमन चैन की बात करते हैं, ऐसे में मोदी के सिपह सालार ने जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश की है। सुरजेवाला ने शाह पर मामला दर्ज कराने की मांग की है। श्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति दोनों के आधार पर नफरत की आग फैलाकर वोट बटोरने की घिनौनी साजिश की। कई और सियासी पार्टियों ने अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी अमित शाह के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं। और ये जो भाषा है ये केवल इस बात का प्रतीक है कि सांप्रदायिक टकराव अमित शाह करें और विकास का मुखौटा पहने रहें मोदी। अगर गलती से श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, सभी गैर कांग्रेसी सरकारें बर्खास्त की जाएंगी। इसलिए मैं सभी राज्यों के दलों से एकजुट होकर के मोदी को रोकने की अपील करता हूं। ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित बयान है। वहीं बीजेपी ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। तो ये अपमान तो था, एक के बाद एक। आप मरहम लगाने के बजाय वहां के लोगों के जख्मों पर नमक और मिर्च लगते रहे तो निश्चित तौर से अपमान है और अपमान का बदला लेना चाहिए। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में आपत्तिजनक बयान दिया तो बिजनौर में भी वो बेतुकी बयानबाजी करते नजर आए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही यूपी में समाजवादी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दोगे और मोदी जी प्रधानमंत्री होने पर बनाओगे तो दूसरे ही दिन समझना मुल्ला मुलायम की सरकार अपने आप गिर जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनी हुई बहुमत की सरकार को बर्खास्त करने की हिम्मत किसी में नहीं है।
उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह संविधान और केंद्रीय ढांचे का गला घोटने पर आमादा हैं। लोकतंत्र विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं। जितने यूपी में जो उम्मीद थी वो उनको मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए बौखलाहट में ये बात कर रहे हैं। अगर इनकी हैसियत है तो चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके देखें। अमित शाह को एक खास एजेंडे के तहत बीजेपी से यूपी का प्रभारी बनाया गया था। अब तक शाह चुपचाप अपने मिशन पर लगे थे, लेकिन अब चुनाव होने में काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में प्रधानमंत्री की कुर्सी देने के लिए सारी हदें तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ ये है कि क्या चुनाव आते ही जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की हकीकत इस देश का मतदाता नहीं समझता, या हमारे नेता देश की जनता को नहीं समझते। दिल्ली संजीव त्रिवेदी के साथ मुजफ्फरनगर से सतीश मलिक। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी नेता ऋचा मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। धर्माचार्य पंडित सुभेश शर्मन हमारे साथ मौजूद हैं। जमायते इस्लामिक हिंद के नेशनल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता अशोक देव भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साथ ही हमारे साथ दिल्ली से समय संवाददाता प्रभाकर कुमार और मुंबई से अखिलेश तिवारी जुड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कांग्रेस के नेता का रिएक्शन लेंगे। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, किस तरीके से देखते हैं आप जिस तरीके से ये बयान आया अमित शाह का? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस बयान को जिस तरह की घिनौनी साजिश भाजपा करने जा रही है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। मैं भूपेश जी आपको बता दूं कि गुजरात का भी जब भी चुनाव होता है 4 साल और 10 महीने तक विकास और अन्य मुद्दों पर बात होती है, लेकिन आखिरकार जब 2 महीने बच जाते हैं तो भाजपा का जो असली चेहरा है, सांप्रदायिक चेहरा, वो सामने आ जाता है और गुजरात के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। वही अमित शाह जी आज वही प्रैक्टिस जो है यूपी के अंदर कर रहे हैं। बनारस से चुनाव लड़ना, उत्तर प्रदेश के अंदर आकर अमित शाह जी का डेरा डाल लेना और आज जिस तरह की उन्होंने भाषा का उपयोग मुजफ्फरनगर और बिजनौर में किया है, वो पूरी तरह से देश के लोकतंत्र, देश के संविधान एवं देश के सौहार्द के लिए बहुत घातक है। चलिए इस पर रिएक्शन लेंगे। प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कपूर साहब, देश के लिए बहुत घातक है जो अमित शाह ने बयान दिया है। कांग्रेस का आप पर आरोप, आप पहले भी ऐसे करते रहे। गुजरात में 2 महीने पहले आप इस तरीके की बातें करते हैं, वोट का ध्रुवीकरण करते हैं, वही आप यहां पर भी कर रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है ये सारा देश देख रहा है। किस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एक मस्जिद के इमाम के आगे सजदा करके बैठ गई गलत कि मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दिलवाइए। मैं बिल्कुल इस शब्द के ऊपर आपत्ति करूंगा। आप आपत्ति कीजिएगा जब आपका समय आएगा, मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, सजदा आप मुझे बोल लेना सजदे का मतलब समझते हैं। बिल्कुल, आपने सजदे किए, उसकी चौखट पे जाके बैठ गए इमाम की चौखट पे जाके आप राष्ट्रीय चैनल सारी दुनिया जानती है। बयानबाजी आप नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक, आप गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। आप गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। हो गए, आप गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति के आगे जिसपे अनेक हमने कहीं नहीं झुके, उसके आगे आप गए, दरवाजे पर आपने उसे अपने घर बुलाया, आपने उसे नहीं बुलाया और कोई मिलने नहीं आता है तो हिंदुस्तान से कोई मिलने नहीं आया। हिंदुस्तान इसी इमाम और इसके परिवार में आज भी इसी इमाम का भाई आपके विरुद्ध बोल रहा है। आज भी याहिया बुखारी जी आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, इमाम के भाई। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अब यूपी में और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में, पिछले 2 साल के अखिलेश यादव के शासनकाल में 110 से अधिक बार छोटे बड़े दंगे हुए हैं। क्यों कांग्रेस उस सरकार पे चुप है? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी उसका कांग्रेस को मुनाफा दे रही है। सोनिया गांधी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं ला रही, ये इनका गठबंधन है। क्यों नहीं ये इन्होंने बर्खास्त किया मुजफ्फरनगर के रॉयट्स के बाद? और इन्हीं की पार्टी के राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर के रॉयट्स के बाद यह कहा कि मुसलमान बच्चे आईएसआई के संपर्क में हैं। इन्हें कहां से यह सपना आया था? अगर आईएसआई राहुल गांधी जी के कहे अनुसार मुस्लिम बच्चों के संपर्क में है तो क्यों नहीं ये कार्यवाही करते? चलिए चुप रहते हैं। आपके पास आलोक जी, आपका जवाब। हमारे साथी ने उठाए हैं
जो माननीय राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी, बाद में 3 महीने के बाद आईबी के सूत्रों से वो बात ओपन हुई और वो सच निकली। लेकिन सच निकली तो आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ क्या कार्यवाही करी कि उसने मुजफ्फरनगर में आईबी को काम करने दिया है। गुजरात के पोरबंदर तट से जब बोट चली थी, उसने बॉम्बे में जाकर तहलका मचाया था। तो हमने उस पर कार्रवाई की। क्या गुजरात हमने उस पर कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं। हमने उस पर कार्रवाई की। आपकी महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने महाराष्ट्र सरकार ने बिरयानी खिलाई। आप बताइए ना, गुजरात सरकार पे आपने क्या कार्रवाई की? 2002 गुजरात सरकार पे कार्रवाई करेंगे। बिहारी वाजपेयी जिस जगह से वोट चली थी और जिस जगह से वोट चली थी श्रीमान जी, वो पोस्टल सेवा के अंतर्गत आता है। आप आरोप लगा रहे हैं 2002 के दंगों के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप बयान उसके बाद 2002 से 15 हो गया, गुजरात में एक दंगा नहीं हुआ। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उसमें सब आपके स्टिंग ऑपरेशन, आपके झूठे, जिस कोबरा पोस्ट की ये बात कर रहे हैं, हिंदू मरेंगे तो हमारा जिस कोबरा पोस्ट की ये बात कर रहे हैं, जिस तहलका की ये बात करते रहे, इन तहलका और कोबरा पोस्टों के संचालकों ने के निजी चरित्र क्या है, देश ने वो भी समय समय पे देखा है। एक तो आज भी गोवा में बंद पड़ा है। किसी को निजी चरित्र आप कांग्रेस अब जाता हुआ जहाज है। आप जाते हुए जहाज के बारे में हम बात नहीं करते। क्या उमा भारती नहीं है उस सिंह के अंदर? क्या उमा भारती की आवाज नहीं है? ना, देश की जनता 16 मई को सब जवाब दे देगी। दीजिए, मतलब आप हिंदुओं को मरवा के अपने आंदोलन को हमने कोई किसी को नहीं मरवाया है। जो है स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं किसी को नहीं मरवाया है। और अगर कांग्रेस को लोगों के मरने की इतनी चिंता थी, कांग्रेस को अगर इसके लोगों के मरने की इतनी चिंता है तो उत्तर प्रदेश में जो दंगों में कार्रवाई क्यों नहीं करती? हमें बिल्कुल चिंता है। आप उत्तर प्रदेश के दंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी तरह नहीं है कि जो एमएलए दोषी हो उनको पारितोषित किया जाए। हम तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप मगर आप बता दीजिए ना, आप उत्तर प्रदेश सरकार को मुजफ्फरनगर में निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं हुई, आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते? आप लोग इस तरह का दंगा भड़का, आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते? आपके एमएलए कुकर्म करें और उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की बात आप उत्तर प्रदेश में अभी तो दुनिया ने देखा सहारनपुर में आपका प्रत्याशी ने क्या भाषा का प्रयोग किया। अच्छा, हमारे नाम पॉलिटिकल पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। पहले 10 से 12 मिनट के अंदर ही ऋचा अभी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। ऋचा, आपका रिएक्शन क्या है अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिए हैं उस पर? के विकास का जो गुब्बारा बहुत देर से भाजपा फैला रहे थे, उड़ा रहे थे, वो फुस हो गया। और तो उसके बाद उन्होंने ये घृणा की और पॉलिटिकल रिलीजियस राजनीति करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी कहा है कि गुजरात में भी ऐसा ही करते आए हैं, पहले विकास की बात करते हैं और उसके बाद इस तरह की। ऋचा, आप कह रहे हैं कि विकास का गुब्बारा फुस हो गया, उसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन सर्वे तो कुछ और बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऋचा जी को ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी का गुब्बारा फुस हो चुका है। ये 153 जो धारा है, इसके अंतर्गत मैं चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस बुक करे। अमित शाह जी का अपना पर्सनल कैरेक्टर देखे या उनके अगेंस्ट जो केसेस हैं, मुझे बहुत आश्चर्य है कि किस तरह की छवि के लोगों को राष्ट्रीय महासचिव की उपाधि पे और पोजीशन पे बैठाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को आज ही लिखा भी है कि इस तरह के लोग जो कि इतने सेंसिटिव माहौल में, चुनाव के माहौल में दंगे भड़काने और बदले की बात करें, इन्हें लगता है कि भारत की जो जनता है बेवकूफ है। कुछ हिंदू वोटर जो अगर भाजपा को वोट गलती से देना सोच भी रहे थे, जो फेंस सिटर्स थे, अब जब ये देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उनको कोई वोट भी नहीं मिलने वाला है। मतलब क्या निकाला जाए? बोला है कि अगर बदला लेना है तो बटन दबा दीजिए, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब आप खुद ही सोचिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। आएंगे ऋचा जी आपके पास, आएंगे बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है, ये सवाल उनसे। ऋचा जी आऊंगा आपके पास। कपूर साहब, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है अमित शाह जी ने कि अगर आप ये समझते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शासन करने वाले हिंदुओं के साथ, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ दुबात करते रहे हैं, तो आइए ये मौका है, ऐसे शासन का अंत करें हम सब मिलकर। तो इसमें क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? इसमें क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? क्या बदला? यही
प्रजातंत्र में एक ही बदला होता है, वोट का बदला। कोई मार काट की बात नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जाकर के हम किसी दूसरे समुदाय से मारकाट करेंगे या किसी राजनीति। देखिए, कोई 2002 नहीं हो रहा। आप लोग, आप बहन जी, मेरा एक निवेदन है, आप जानने की कोशिश करें कि शायद आपके नेता अरविंद केजरीवाल जब एक मामूली सा जॉब करते थे भारत सरकार में, तब भी अमित शाह विधायक थे। अमित शाह का चरित्र आप ना जानने की कोशिश करें, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है कि हमारे अमित शाह जी किस संतुलन के इंसान हैं। और अभी दुनिया जानती है 16 मई को पता अमित चलेगा शाह कि जैसे आपके व्यक्ति अमित को शाह आपको पता लग जाएगा। सारे देश में सर्वे आ रहे हैं, सारे देश जैसे सर्वे लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 50 से 60 सीटें तक दे रहे हैं। आपकी जानकारी में है। मैं इस चैनल पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बनारस में अपनी जमानत भी बचाने में कामयाब हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर आपके नरेंद्र मोदी जी वहां हार जाते हैं तो क्या आप वडोदरा तो आपकी आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। कम से कम हम लोग आम आदमी की आवाज तो उठा रहे हैं। आप आम आदमी की आवाज नहीं उठा रहे। आप 1100 रुपए बांट के लेके दे के एक भाड़े की भीड़ लेकर के बनारस गए 100-200 आदमियों की, वहां उनके हाथ उठवा लिए। आपके पास और भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के नेता मौजूद हैं। अशोक देव हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से। बहुत देर से ये चर्चा सुन रहे हैं। देव साहब, आपका रिएक्शन, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि बदला लेना है तो वोट का बटन दबा दीजिए, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? मैं आपको पहली बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसे लोग केंद्र में आते हैं तो देश में सांप्रदायिकता फैल जाएगी, देश का खंड खंड हो जाएगा, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरी बात, अमित मोदी ने ये स्वीकार कर लिया कि अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में तो वो सांप्रदायिक हिंसा कराएंगे, प्रदेश में दंगा करा देंगे और उस दंगे के काम कराने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का काम करेंगे। ये भूल गए हैं कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बहुमत की सरकार है। ये इनको देश की जनता से, प्रदेश की जनता से और खास तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार से इनको माफी मांगना चाहिए और जो आचार संहिता का जो उल्लंघन किए हैं, चुनाव आयोग को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रह गई बात अमित मोदी के चरित्र का, तो ये भूल गए हैं क्या 2003 से लेकर 2010 तक बेगुनाह 1200 मुसलमानों की हत्या हो गई, गोधरा कांड हुआ, उसमें ये वांटेड हैं। ये भूल गए हैं कि इनको जो है एक अपराधी की तरह से जेल में होना चाहिए, लेकिन गुजरात सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने एक अपराधी को खुला छोड़ रखा है जो देश में, प्रदेश में आतंक मचा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाया हुआ है। देखिए कोहली जी, इनके पास मुद्दा नहीं है, विकास की बात करते हैं। मैं कहता हूं किस किसानों के लिए इन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश में हमने मुफ्त सिंचाई दिया 55 लाख किसानों को, हमने 34 लाख किसानों को बीज खाद दिया, हमने जो है उनकी ऋण माफ किया। लेकिन गुजरात सरकार ने क्या किया, किसान की जमीन को 1 से 10 रुपया पर स्क्वायर मीटर के रेट से गौतम अडानी को इन्होंने जमीन जो है छीन करके दे दिया। आज वहां का किसान आत्महत्या थोड़ा सा मुद्दे से डाइवर्ट हो गया, आएंगे आपके पास। क्या जानते हैं गुजरात शर्मन हमारे साथ मौजूद है, धर्माचार्य। सुभेश साहब, नेताओं पर आरोप है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र ये कहता है धर्मो रक्षति रक्षक है। हमारे यहाँ वेदों में इसकी उपासना की गई कि किसका धर्म क्या है। जिसमें नीति और नैतिकता है वही धर्म है, जिसमें अनीति और अनैतिकता है वही अधर्म है। आज सभी पार्टियां, सभी लोग, जैसा कि 2 दिन पहले धर्म को शामिल किया गया कांग्रेस की तरफ से जाकर के। नहीं, कांग्रेस की तरफ से कैसे शामिल किया गया? जब मौलाना साहब के पास चले गए ना, मौलाना साहब के पास नहीं गए। आप लोगों को जब तथ्यों का नहीं पता, आपको जब तथ्यों का, मौलाना जी के पास कौन गया बताइए? सुनने का मामला तो रखिए। बिल्कुल रखेंगे। आप गलत आरोप लगाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे। यही अधर्म है। अधर्म ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक साधु के वेश में झूठ बोल रहे हैं। अधर्म ये है कि आप एक साधु के आपको पता नहीं है कुछ भी। मैं कह रहा हूँ अधर्म ये है कि आप साधु के सफेद कपड़े पहनकर आप झूठ बोल रहे हैं। देश के लोगों पर बताइए, कांग्रेस का व्यक्ति कौन गया उनके? क्या हुआ? क्या जरूरत थी इस समय जाने की? कौन गया? धर्म की अधर्म ये है कि आप सफेद कपड़े पहनकर झूठ बोल रहे हैं। धर्मो रक्षक, सफेद कपड़े पहनकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। धर्म ये है। आप तो काले कपड़े पहन करके भी ये काम कर लेते हैं।
अधर्म कर रहे हैं, आप कपड़ों पर नहीं आप उठा रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म ऐसी आपको भाषा होनी प्रयोग चाहिए। करके। शर्म कि ऐसे आपको होनी देश के चाहिए। लोग एक जहां साधु एक होकर पार्टी के दूसरों पास को जाकर के करते बातें करने लग आप जाते हैं। साधु होकर चलिए, चलिए, साधु एक- होकर एक- एक- आप एक- माफी क्या मांगिए करें? सबसे आपकी पहले। बात सुनते रहे। आप सबसे पहले माफी मांगिए। आलोक जी, इस बात के लिए आपने माफी कहा मांगने कि के लिए हम आप गए। सुनना सीखिए जरा सा। नहीं, आप माफी मांगिए कि कांग्रेस के सोनिया जी लोग- वहां गई आपने सुनिए, कहा। इन पार्टी आपने के कहा लोगों को सोनिया जी अपने वहां गई, आप सभी इस बात पर माफी पार्टी मांगिए। पार्टी के आप लोगों माफी मांगिए इस बात सबसे के लिए पहले। माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। आपने आप कहा चुप रहिए सोनिया जरा। गांधी वहां पर करके गई। सुनिए। आप पहले इस बात की माफी मांगिए। माफी मांग ली। सोनिया बात गांधी करिए, पर बैठिए जरा, गई। चुप होकर के। आप हो पहले गई है, हो गई है। एक- बात क्या हो रही है? वोट के लिए आप किस पहले लिए इस जाना बात आना पर कर रहे हैं? आपने सिर्फ कहा अब नेशनल वोट चैनल चुनाव पे स्तर पर आ सोनिया गया। जी वहां मिलने उस गई। पर आप पहले इस बात पे माफी करके मांगिए। सुनिए पहले आप बातों को। पहले माफी मांगिए। इस बात की माफी मांगने के चलिए, लिए पॉलिटिकल पारा बहुत सुनिए, ज्यादा हम नहीं- तनाव में है, पॉलिटिकल पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वापस लौटेंगे अपने गेस्ट के पास, लेकिन इस बीच देख लें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमित शाह का बचाव करते हुए क्या कहा। उनके बयान का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ऐसा उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस ने अब तक जो इस देश की जनता के साथ एक छलावा किया है, उसका जो है जवाब देने की जरूरत है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे जवाब लोकतांत्रिक पद्धति से ही दिए जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं, जमायते इस्लामिक हिंद के नेशनल सेक्रेटरी हैं। सलीम साहब, आप किस नजर से देखते हैं अमित शाह के इस बयान को? क्या आपको लगता है कि धर्म एक बार फिर से राजनीति पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? जी, ये इनकी नेताओं की बहस में आपका सवाल नहीं सुन पाया मैं, जरा दोबारा दोहरा देंगे? सलीम साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको भी लगता है जो अमित शाह ने बयानबाजी की है उससे कहीं ना कहीं धर्म एक बार फिर से राजनीति पर हावी हो रहा है? देखिए, एक बात पर हमें बहुत अफसोस है जी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बड़ा फैसला करने जा रहा है अगले 5 साल किसकी सरकार होगी। और जिस तरह से बहस का स्तर जितना नीचे आ गया है, मुझे लगता है कि भारत के नागरिकों का सर जो है शर्म से झुक रहा है। जो लोग हम पार्लियामेंट में और असेंबली में जाने के ख्वाब देख रहे हैं, सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, उनकी बहस का स्तर इतना नीचे आ गया है कि बदला लेने की बात हो रही है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात हो रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के इतिहास में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है और हमारे देश की जनता अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो इस तरह की जो बहस दिखाई जा रही है और पैसे के माध्यम से जिस तरह झूठे सर्वे कराकर एक भय और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है और जिस तरह से पार्टियां अपने मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल करके और आम जनता की राय को बदलने का जो प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं कि अब भारत की जनता बहुत परिपक्व हो गई है। वो न धर्म के नाम पर वोट देगी और न वो बांटने वालों के चेहरों को भी पहचान चुकी है। वो हमारे 65 साल का इतिहास ने बता दिया है कि कौन नफरत फैलाता है, कौन बांटता है, कौन धर्म का लबादा ओढ़कर अधर्म करता है, कौन लोगों की सेवा करने के नाम पर लोगों को धोखा देता है। सब पार्टियों को देख लिया है और अब जो ये निर्णय होने वाला है, मैं समझता हूं कि देश की जनता को धर्म से और चीजों से ऊपर उठकर और पूरी ईमानदारी के साथ इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि किन हाथों में हमारे देश की सत्ता जानी चाहिए और कौन से हाथ, क्योंकि इस देश की बुनियाद सेक्युलरिज्म है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है, सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता है। कौन लोग हैं जो इस बुनियादी जो क्या नेता धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं? पॉलिटिकल पारा में चर्चा जारी रहेगी। कपूर साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और इस खबर पर, इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ हमारे तमाम रिपोर्टर जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ आम जनता मौजूद है, उनकी राय भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं।